हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में सब लोग शुरू से ही ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई एक दिन से पूरी होती नहीं है। एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ रहता है, तो शुरुआत से जो मेहनत करते हैं तो उनका ही बेहतर होता है। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। मैं राकेश कुमार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री, अध्याय नंबर 3, जिनका नाम है इंडो चाइना, हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। इस चैप्टर के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा किए थे। इसके 4 वीडियो हमने प्रकाशित किया है, जिनमें हमने बताया था कि हिंद चीन में उपनिवेश फ्रांसीसी ने क्यों स्थापित किए। इसके पीछे का सबसे पहला कारण था कि वहाँ पर उनका मानना था कि सबसे पहले तो जो हिंद चीन है एक बहुत अच्छे कृषि की दृष्टि से और खनिज की दृष्टि से आर्थिक महत्व रखती है। दूसरा कारण था, उनका मानना यह भी था कि ईश्वर ने मुझे सभ्य बनाकर भेजा है और जो असभ्य लोग हैं उसे सभ्य बनाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए वहाँ पर जाकर के लोगों को कहते थे कि हम आपको सभ्य बनाएंगे। और तीसरा उद्देश्य था, हिंदुस्तान और चीन में जो उपनिवेश थे फ्रांसीसियों के, उन पर नज़र रखने के लिए हिंद चीन पर अपना आधिपत्य जमाना उसने अच्छा समझा। परिणाम तक होता है कि धीरे धीरे हिंद चीन पर अपना अधिकार भी कर लेते हैं, लेकिन जब उसने इस अधिकार को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए तोकर फ्री स्कूल की स्थापना जब करते हैं और बच्चों को शिक्षा फ्रांसीसी रूप से देना शुरू करते हैं, सभी को धर्म, भाषा, पोशाक, भोजन सभी जब फ्रांसीसी अपनाने के लिए कहते हैं, तो वहाँ के लोगों को अपनी बदलती हुई सभ्यता संस्कृति को देखकर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ फ्रांसीसी लोग चाहते हैं कि सब लोग ईसाई बन जाएं। और सबसे पहले शुरू होती है कि धार्मिक आंदोलन। बाद में यही धार्मिक आंदोलन जो है ना, वो बन जाता है राष्ट्रीय आंदोलन, और धीरे धीरे क्या होता है कि उसका विरोध बढ़ते चला जाता है। और ऐसे ही समय में कुछ क्रांतिकारी लोग आते हैं जिनका नाम है फान बोईचाऊ, फान चूत्रिन, हो ची मिन्ह, वियत मिन्ह इत्यादि लोग आते हैं। और धीरे धीरे क्या करते हैं, ये लोग स्वतंत्रता की लड़ाई इस तरह से लड़ते हैं, कई संगठन बनाए जाते हैं और देश आज़ाद भी हो जाता है। चलिए, देश आज़ाद 1945 में हो तो जाता है, लेकिन फ्रांसीसी अभी भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है और उनके साथ एक संघर्ष होता है बियेन हुएन फू नामक स्थान पर, और जिसके बाद फ्रांसीसी की पूर्णतः हार होती है और जाकर देश तब पूर्ण आज़ाद हो जाता है। जैसे फ्रांसीसी हारते हैं, लेकिन वहाँ पर एंट्री हो जाती है अमेरिका की, और अमेरिका एक बुरी तरह से फिर से फ्रांसीसियों पर वियतनामियों पर अत्याचार ढाना शुरू करता है। इस युद्ध में वियतनाम और अमेरिकी युद्ध में बहुत सारी जो निर्दोष जनता है मारी जाती है। अमेरिका द्वारा कई घिनौने काम किए जाते हैं, लेकिन वहाँ के पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब लोग सहयोग करते हैं। अंततः क्या होता है कि अमेरिका को मजबूरन जो है संधि करनी पड़ती है और 1970 तक जाते जाते अमेरिका वापस वहाँ से चला जाता है। तो इस तरह से कहानी हमने समझा था पूरा। चलते हैं, आज पढ़ेंगे हम लोग उसके जितने भी अति लघुतरीय क्वेश्चन हैं, फिर लघुतरीय क्वेश्चन देखेंगे, बारी बारी से सब कुछ देखते चलेंगे। तो चलते हैं, पहले अति लघुतरीय क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशनल हो जाए तब आगे चलेंगे। कहते हैं हर असंभव कार्य करने का एक ही मंत्र है, कड़ी मेहनत। देखिए क्या कहते हैं कि कोई भी असंभव कार्य आपको लग रहा होगा ना, चाहे कोई भी विषय अगर आपको असंभव लग रहा है, तो उसका एक ही मंत्र है, और क्या है, कड़ी मेहनत। जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया में हर कुछ सीख सकता है। देखिए, जो एक ऐसी खासियत क्या है कि जो लोग अपने आप को पढ़ सकते हैं, समझिएगा कि वो दुनिया में हर कुछ सीख सकता है। ठीक है, यानी कि हर कला लोगों में अपने आप अंदर होती है, बस देखने की जरूरत है। चलिए, ज्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। सबसे पहले, हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था। तो हमने बताया था कि जब फ्रांसीसी वहां जब गए थे तो पहले से उसका हिंद चीन का नाम था इंडो चाइना।
पहले से क्या लोग कहते थे उसको? इंडो चाइना, हिंदी में हिंद चीन कहिए। लेकिन जब फ्रांसीसी जब वहाँ गए तो उन्होंने अपना नाम बदल कर रखा फ्रेंच इंडो चाइना। क्या रख दिया अब उसका नाम इंडो चाइना नहीं रह गया, अब रह गया फ्रेंच इंडो चाइना। और ये फ्रांसीसी लोग जो वहाँ पर जाते थे ना, तो वहाँ के लोग फ्रांसीसी को क्या कहते थे? तो कोलोन कहते थे। क्या कहते थे? फ्रांसीसी, अपने आप को तो फ्रांसीसी मानते थे, लेकिन वहाँ के लोग इस विदेशी को क्या कहते थे? कोलोन कहते थे कि ये लोग कोलोन है। ठीक है, किसी को डाउट्स? चलते हैं आगे। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल क्यों स्थापित की गई थी? देखिए, तो फ्रांसीसी जो लोग थे, वहाँ के जो फ्रांसीसी व्यक्ति थे, उनका मानना था कि किसी भी खेतों में ना अगर अच्छी फसल लगानी हो तो पहले खेत की जोताई की जाती है। उसके जो जो उसको कहते हैं घास फूस, उस सबको पहले काट कूट के हटा दीजिए, सब अच्छा से फिर नया फसल लगाइए तो अच्छे से तैयारी होगी। यानी कहने का अर्थ है कि देसी स्कूल को ख़त्म करिए और यहाँ पर आधुनिक शिक्षा प्रारंभ कीजिए। जब आधुनिक शिक्षा प्रारंभ करेंगे, यहाँ के लोगों को हम ऐसी शिक्षा देंगे कि हमारे प्रति उसकी देश भावना बढ़ेगी। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा कि सब लोग ना हमारी मतलब सभ्यता संस्कृति को अपना लेंगे, तो हमारे देश के प्रति इनके मन में प्रेम जागृत हो जाएगा, तो फिर हम हमसे विरोध नहीं करेंगे। तो इसी बात को दर्शाने के लिए, देने के लिए कि भाई ऐसी शिक्षा इनको दीजिए कि कभी हमारा विरोध करे ही ना, सब दिन हम इन पर अधिकार करते रहेंगे, अपना शासन करते रहेंगे। तो ऐसी शिक्षा देने के लिए वहाँ पर एक स्कूल खोला गया जिसका नाम रखा गया टोकन फ्री स्कूल। इसमें होता क्या था कि बच्चों को नामांकन कराई जाती थी, और नामांकन के लिए भी फी, पढ़ाने के लिए भी फी लिया जाता था। ऐसा नहीं जैसे आज के लिए प्राइवेट स्कूल समझिए, सेम टू सेम क्या, और उसको उसमें पढ़ने के लिए भेजा जाता था। पढ़ाई नीचे की स्तर का तो वही ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, और ऊपर के स्तर पर जाकर के क्या हो जाती थी? गड़बड़ी हो जाती थी। तो टोकन फ्री स्कूल समझ गए ना क्यों दी गई थी, क्यों खोली गई थी? ताकि लोग यहाँ के ना इस तरह के शिक्षित बने जो फ्रांसीसी नियम कानून, यहाँ की सभ्यता संस्कृति को अपना ले, ताकि कभी जो है ना फ्रांसीसी का विरोध करे ही ना। ऐसा विचार से टोकन फ्री स्कूल शुरू किया गया था। किसी को दिक्कत? आगे क्वेश्चन नंबर 3, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट क्यों हुआ था? तो देखिए, वियतनाम में जब ईसाई मिशनरीज तेजी से अपनी ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो ईसाई धर्म का प्रचार करने जब लगे तो वहाँ पर कुछ लोग थे जो राज दरबार के लोग थे, विद्वान लोग थे। उनको लग रहा था कि हमारी देश की जो सभ्यता संस्कृति है ना, वो समाप्त होती जा रही है और हम लोग फ्रांसीसी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। तो इसी के विरोध में, किसके? फ्रांसीसी सभ्यता संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के विरोध में उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम रखा स्कॉलर्स रिवोल्ट। स्कॉलर माना होता है विद्वान, और रिवोल्ट का मतलब होता है आंदोलन, है ना? तो विद्वानों का आंदोलन कहते हैं। अंग्रेजी में है स्कॉलर्स रिवोल्ट, हिंदी में हो गया विद्वानों का आंदोलन। तो आपसे कहा जा रहा है कि स्कॉलर्स रिवोल्ट क्यों हुई? तो इसीलिए कि वहाँ पर फ्रांसीसी जो सभ्यता संस्कृति थी, वहाँ के जो भाषा थी, वो बढ़ता जा रहा था, और जो पादरी लोग थे वो क्या करते थे, वहाँ के ईसाई मतलब वियतनामी लोगों को ज़बरदस्ती जो है क्या बना रहे थे? ईसाई। चाहे लोभ दे करके, चाहे ज़बरदस्ती बना करके, किसी तरह से, लेकिन लोगों को ईसाई धर्म स्वीकार करवा रहे थे। तो सबको लगा कि धीरे धीरे वहाँ पर जो कुछ लोग थे धार्मिक विचार के लोग, विद्वान लोग, उनको लगा कि अगर इस तरह की स्थिति रहेगी ना, तो हम लोगों का जो पुराना वाला जो सभ्यता संस्कृति है, अपने देश की जो मूल हमारी जो पहचान है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इस सब लोग बाद में ईसाई जब बन जाएंगे तो क्या होगा ना कि फ्रांसीसी का कभी विरोध करेगा ही नहीं, सब बन जाएगा फ्रांसीसी का भक्त, फिर हमेशा हम लोग उसके अधीन रह जाएंगे। ऐसा विद्वान लोग सोचे, तो सोचा कि नहीं, इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। इसीलिए विद्वानों ने क्या किया? विरोध किया। इसीलिए उसका नाम रखा गया स्कॉलर रिवोल्ट्स। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। पाथेट लाओ की स्थापना क्यों की गई थी?
चलिए, हमने कहानी आपको समझाया था पाथेट लाओ। लाओस में पाथेट लाओ की स्थापना की गई थी। कैसे हुआ था समझिए। जब फ्रांसीसी का अधिकार था, द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांसीसी की हार हुई शुरुआत में 1939 में ही, जब द्वितीय विश्व शुरू हुई थी ना, तो द्वितीय विश्व युद्ध के अगले दिन ही जर्मनी ने इतना बम फ्रांसीसी पर गिराया कि फ्रांसीसी तहस नहस हो गया दूसरे दिन ही। तो 1939 में ही खत्म हो गया। अब फ्रांसीसी का प्रभाव जो है ना वियतनाम पर, लाओस, कंबोडिया पर कम हो गया, और फ्रांसीसी के जो विरोधी देश थे, जर्मनी के जो मित्र देश थे, जापान, वह अपना आधिपत्य फैला लिया। किस पर? वियतनाम पर, लाओस, कंबोडिया पर। ठीक है, तो यहां पर है लाओस की कहानी है। तो लाओस पर फैला लिया। अब 1945 में अमेरिका ने क्या किया, लाओस पर भी अपना बम गिरा दिया। सॉरी, जापान पर। तो जापान की हार हो गई। तो अब ना लाओस क्या हो गया, वहां पर से आजाद हो जाता है। ना तो फ्रांसीसी का ज्यादा प्रभाव रहता है और ना ही जापान का ज्यादा प्रभाव रहता है। तो लाओस आजाद हो जाता है। तो लेकिन आजादी के बाद वहां जो पुराने राजा थे, प्राचीन राजा जो पहले से चल रहे थे, उनके 3 सौतेले बेटे थे। अब तीनों बेटा में राजा बनने के लिए आपसी संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उनमें से एक बेटा था जिनका नाम हमने बताया था। उन्होंने ही क्या किया था, पाथेट लाओ नामक एक संगठन बनाया था। पाथेट लाओ नामक एक क्या किया था, संगठन बनाया था। कौन? लाओस सुपुन्ना, हाँ, सुपुन्ना जो भी थे, उन्होंने क्या किया था, ये स्थापना की थी। किसकी? पाथेट लाओ की। नाम है उसका, मैं बता दूं, सुवन्ना फूमा, सुवन फूमा। क्या नाम था? सुवन फूमा। उन्होंने क्या बनाया था, पाथेट लाओ की स्थापना की थी, संगठन बनाया था, ताकि दोनों भाई को हरा करके हम यहाँ पर क्या कर सकें, अपना आधिपत्य स्थापित कर सकें। फिर समझते हैं थोड़ा सा। हेलो लिखेंगे, लाओस में जो पुराने राजा थे वह अपने शासन को स्थापित करने के लिए उनके 3 सौतेले बेटे आपस में लड़ने लगे। गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। उनमें से एक बेटा था जिनका नाम था सुवन फूमा। उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा पाथेट लाओ, और उस संगठन के माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया और दोनों भाई को हराकर उस जो वियतनाम है, वियतनाम अन्नाम समझिए, अन्नाम लाओस पर अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है ना, पाथेट लाओ, लाओस पर अधिकार करने के लिए सुवन फूमा ने बनाया था। आगे चलते हैं। 1970 के जकार्ता सम्मेलन क्यों बुलाया गया? तो हम लोग पढ़े थे 1970 में जकार्ता सम्मेलन कंबोडिया में लगाया गया था। मेन कारण क्या था कि 1970 में क्या हुआ था कि अमेरिकी सेना अपनी सेना वापस कर ली थी कंबोडिया से, लेकिन उत्तरी वियतनाम वहां से अपनी सेना वापस नहीं ले रही थी। इसी बात को लेकर के एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसका नाम था जकार्ता सम्मेलन। फिर समझते हैं। अभी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया सब पर किसका अधिकार था 1970 में? नहीं, फ्रांसीसी तो 60 से पहले चला गया, 60 में तो उसकी अंतिम विदाई थी। 1970 में किसका था? अमेरिका का। तो अमेरिका भी हार गया कई समझौते हुए, उसके बाद अपनी सेना को वापस ले लिया। तो अमेरिकी अपनी सेना वापस ले लिया, तब उत्तरी वियतनाम जो है वो क्या किया, सब दक्षिणी वाले पर, लाओस, कंबोडिया पर, सब पर अपनी सेना भेज करके सब में साम्यवादी सरकार की स्थापना करना शुरू कर दिया। तो कंबोडिया से अमेरिकी सेना चला गया, लेकिन अभी तक उत्तरी जो वियतनाम है उसकी सेना वहां पर बनी हुई थी। इसीलिए दोनों के बीच में, किसके, उत्तरी वियतनाम और कंबोडिया के बीच में एक समझौता हुआ जिसे नाम रखा गया जकार्ता सम्मेलन। कोई दिक्कत? चलिए, तो उम्मीद है आपको ये सारे 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा। विशेष के लिए कल मिलते हैं। अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।